पिछले क्लास में हम लोग अनुगमन वेग और शांति काल में रिलेशन देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुगमन वेग और धारा में संबंध। लेकिन उसके लिए हम लोगों को एक नई भौतिक राशि की ज़रूरत पड़ेगी जिसको कहते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व, करेंट डेंसिटी, ये क्या होता है? किसी चालक में एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ओके, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। ओके, यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तथा इसकी दिशा धारा की दिशा में मानी जाती है। यह एक कन्वेंशन है ना। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा आई हो, छोटा आई लिखते हैं क्योंकि छोटा हम लोग शुरू किए थे ना, आई हो तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए हो। अब एक बात आप लोग पहले से ही जानते हैं कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। ओके, तो हम लोग सदिश दिखाएंगे। हो तो धारा घनत्व का परिमाण J बराबर होगा I अपान A। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तथा सदिश रूप में I बराबर J डॉट A। ठीक है। अब यहाँ पे एक स्पेशल क्वालिटी है इसमें, जो कि आप लोग अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने द्रवों के प्रवाह में पढ़ा है अविरतता का सिद्धांत, है ना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या पढ़ा है? A1 V1 बराबर A2 V2। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर एक पाइप है हमारे पास, उसके एक सिरे का क्षेत्रफल A1 है और दूसरे सिरे का क्षेत्रफल A2 है। ये भी अनुप्रस्थ काट का ही क्षेत्रफल है। और इस सिरे से अगर V1 वेग से कोई द्रव प्रवाहित होता है तो इस सिरे से V2 वेग से द्रव निकलता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो द्रव्यमान इंटर कर रहा है वही द्रव्यमान यहाँ से बाहर निकलेगा। जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही तो बाहर निकलना चाहिए ना। लेकिन पाइप जो है मोटा पतला है, यहाँ पे मोटा है, यहाँ पे पतला है,
तो यहाँ पे वेग बढ़ जाता है, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है ना। तो इसी तरह से अगर कोई तार है, अब यहाँ पे मान लीजिए पाइप की जगह कोई तार है, कोई इलेक्ट्रिक वायर है ना, धातु का चालक तार है, तो उसमें क्या होगा कि जितनी धारा इधर से एंटर करेगी उतनी ही धारा निकलेगी। यानी कि उस केस में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे I1 एंटर की है, यहाँ पे I2 एंटर की है, और इसका क्षेत्रफल A1 है, इसका क्षेत्रफल A2 है। ओके, तो क्या होगा, I1 बराबर होगा I2 के। तो यहाँ से हमको मिलेगा, अगर इस फार्मूले को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को J1A1 बराबर J2A2, है ना। तो ये अविरतता के सिद्धांत के जैसा ही एक समीकरण आया है, लेकिन इसका नाम अविरतता का सिद्धांत नहीं है, इतना याद रखिएगा, इसका कोई नाम नहीं है। तो धारा घनत्व का केवल यही महत्व है कि अगर तार जो है हमारा वो एक समान न हो करके उसका जो क्षेत्रफल है दोनों सिरों का बदल रहा हो, तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। और ये इक्वेशन यूज होता है सवाल लगाने के लिए। आप लोगों को धारा घनत्व के बारे में 1-2 चैप्टर के बाद में ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में ज़्यादा ज़रूरत होता है, यहाँ पर केवल इतना ही ज़रूरत था। ठीक है, तो धारा घनत्व के बारे में आप लोग जान गए हैं, और ये इक्वेशन स्पेशल है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस पर आप लोगों को क्वेश्चन मिल सकते हैं किताबों में, तो ये काफ़ी काम आ सकता है आपके। ओके, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया है। तो अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला टॉपिक है गतिशीलता। गतिशीलता जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोबिलिटी। ओके, ये क्या होता है, इसकी भी ज़रूरत हम लोगों को आज के टॉपिक में पढ़ने वाली है, इसलिए पहले इसको बता देते हैं। गतिशीलता किसी पदार्थ का वह गुण है जो यह दर्शाती है कि किसी चालक में आवेश कितनी तीव्रता से गति कर सकते हैं तथा प्रतिक्रिया कर सकते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया है प्रतिक्रिया, यही गतिशीलता की खासियत है ना। कि जैसे आप लोगों ने किसी क्लास में पढ़ा होगा कि हम लोग अगर गलती से किसी गर्म वस्तु को छू देते हैं तो हमारा शरीर एक प्रतिक्रिया करता है, और हम अपना हाथ या जो भी अंग टच हुआ है उसको तुरंत हटा लेते हैं, है ना। यानी कि टच होने के बाद और हमारे हाथ हटाने के बीच में कुछ तो टाइम लगता है, थोड़ा टाइम, क्योंकि तुरंत तो नहीं, क्योंकि हमको पहले पता चलेगा कि गर्म है तब तो हाथ हटाते हैं। मतलब कि वहाँ पे तीव्रता की कमी होती है थोड़ी सी, कोई तुरंत हटा लेता है, कोई थोड़ा टाइम लगता है हटाने में। तो यही गतिशीलता का मतलब है कि अगर किसी चालक के अंदर आवेश बह रहे हैं और अगर हम लोग उसको किसी इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल करें, जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारा कंप्यूटर है। अगर आप लोग इसमें कभी कोई कंप्यूटर चलाया होगा तो वो लोग देखते होंगे कि जब हम लोग किसी फोल्डर को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है। हम चाहें कि जल्दी खुल जाए ढेर सारे फोल्डर, तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि गतिशीलता की कमी होती है, आवेशों की एक निश्चित किसी चालक में आवेश की एक निश्चित गतिशीलता होती है। ये वही गुण दर्शाता है गतिशीलता, कि किसी चालक में अगर आवेश की गतिशीलता ज़्यादा होती है तो वो जल्दी से प्रतिक्रिया दे सकता है। यानी कि अगर हम लोग अच्छे क्वालिटी का लैपटॉप खरीदेंगे तो देखेंगे कि उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो वो कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन उसमें से एक फैक्टर ये भी होता है कि आवेश की गतिशीलता जो है उसमें जितने भी चालक पदार्थ यूज़ किए गए रहते हैं उसमें कम होती है।
और इस गतिशीलता का इस्तेमाल आप लोग अर्धचालक जब पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को बताया जाएगा ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को गतिशीलता का मतलब तो पता चल ही गया होगा कि अगर किसी चालक में हम लोग गतिशीलता को देखते हैं तो वो कितनी तीव्र गति से प्रतिक्रिया दे सकता है, वही गुण उसका गतिशीलता कहलाता है ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं कि जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो तुरंत बल्ब ऑन हो जाता है, जो पीला वाला होता है, लेकिन आजकल एलईडी आ गए हैं। तो वैसे तो उसमें कई सारे फैक्टर होते हैं कि कैपेसिटर लगा होता है तो वो टाइम लेता है, लेकिन उसका एक कारण ये भी है कि चालक की गतिशीलता पदार्थ जो उसमें यूज़ किया गया है वो कम होता है, इसलिए तो एलईडी को चालू करने के बाद मतलब थोड़ा टाइम लगता है, पता लग जाता है कि हाँ हमने चालू किया है, उसके थोड़े टाइम बाद वो ऑन हुआ है ना। तो उम्मीद है कि गतिशीलता समझ में आ गई। लेकिन अब इसको मापेंगे कैसे? ये तो हो गया गतिशीलता गुण है, तो इसको क्या हम लोग इसको माप सकते हैं? तो हाँ, माप सकते हैं। तो आगे लिखेंगे कि गणितीय रूप में किसी चालक के अनुगमन वेग vd तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र E के अनुपात को उस चालक की गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता, ठीक है, ये गतिशीलता है, गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, अतः म्यू बराबर VD/E। ओके, याद रखिएगा यहाँ पे VD आ रहा है और E आ रहा है, तो क्वेश्चन आता है कभी कभी, क्या हम लोग अगर विद्युत क्षेत्र बदल देंगे तो गतिशीलता बदल जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। ये विद्युत क्षेत्र पे पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, एकदम निर्भर नहीं करता है। ये केवल किस पे निर्भर करता है? ये चालक का गुण है, ठीक है। हर चालक की गतिशीलता अलग अलग होती है। तो हम लोग आगे देखते हैं कैसे ये निर्भर नहीं कर रहा है। चूँकि हम लोगों ने पिछले क्लास में ही पढ़ा कि VD बराबर E/m टाउ होता है। अगर VD का ये मान वहाँ पे रख दें, अतः म्यू हमको मिल जाएगा E/m। अब देखिए इसमें क्या दिख रहा है, केवल आवेश है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और क्या है, श्रांति काल है। इसमें कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रहा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए तो ये क्वेश्चन पूछता है आप लोगों को, है ना। जब आप लोग कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो क्वेश्चन आ सकता है कि गतिशीलता जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो इसको याद रखिएगा, ये 2 फार्मूले मिल गए, एक तो ये है और एक ये है। आगे एक और फार्मूला मिलेगा, उसको भी देख लिया जाएगा, है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आगे लिख लीजिए, अतः स्पष्ट है कि चालक की गतिशीलता विद्युत क्षेत्र E पर निर्भर नहीं करती है तथा बस इतना ही काफ़ी है। ओके।
तथा में लिखना चाहते हैं तो इसका मात्रक क्या होता है वो लिख सकते हैं आप लोग, है ना, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया गतिशीलता के बारे में। लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो गतिशीलता है ये ई तो नियतांक है, एम नियतांक है, किसके साथ बदल रहा है, केवल टाउ के साथ। यानी कि म्यू जो होगा प्रोपोर्शनल होगा टाउ के, श्रांति काल के। यानी कि अगर श्रांति काल बढ़ता है तो गतिशीलता बढ़ जाएगी, श्रांति काल घटता है तो गतिशीलता घट जाएगी, ऐसा है। और श्रांति काल किस पे निर्भर करता है? श्रांति काल पूरी तरह से ताप पर निर्भर करता है, और ताप बढ़ने पर श्रांति काल घट जाता है, यानी कि गतिशीलता घट जाएगी, है ना। तो आप अगर देखेंगे लैपटॉप बहुत देर तक इस्तेमाल करेंगे तो वो हैंग होने लगता है। मोबाइल भी उसी तरह से वर्क करता है, हैंग होने लगता है ताप बढ़ने पे, चलाते चलाते वो हीट होने लगता है। हीट होने के बाद गतिशीलता घट जाती है आवेशों की, और जैसे ही गतिशीलता घटेगी वो हैंग करना शुरू करता है ना। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, थोड़ी देर रेस्ट करने देना चाहिए डिवाइस को अपने। ओके, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। गतिशीलता केवल श्रांति काल टाउ पर निर्भर करती है अतः ताप बढ़ने पर गतिशीलता घटती है। और श्रांति काल क्यों घट जाता है? क्योंकि टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी टक्कर होने लगेंगे, श्रांति काल घट जाएगा। क्योंकि वो तो माध्य समय होता है ना, सारे टक्करों का अगर योग करके हम लोग उसका औसत निकाल लेते हैं तो उसी को तो हम लोग कहते हैं श्रांति काल। तो क्या होगा, ताप बढ़ने पर श्रांति काल घट जाता है, इसीलिए गतिशीलता घट जाती है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, तो अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का टॉपिक है अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा या वैद्युत धारा में संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके लिए भी हम लोगों को एक फिगर की ज़रूरत पड़ेगी, और इसको भी मैं जादू से बना लेता हूँ। ओके, तो ये अपना फिगर है, इसमें एक चालक तार है PQ, जिसके क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल जो है A है। ओके, और इसकी लेंथ जो है L है। अगर हम लोग इस पर भी विभवांतर की बैटरी से एक विभवांतर अप्लाई कर देते हैं तो इसमें एक विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं अनुगमन वेग से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग। माना एक चालक छड़ की लंबाई, हमने एक छड़ जैसा लिया है, ठीक है, छड़ की लंबाई, चालक छड़ PQ, हमने PQ नाम दिया है उसको, चालक छड़ PQ की लंबाई L तथा उसके अनुप्रस्थ काट का मतलब तो अब तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि अगर आवेश किसी भी दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं तो उस दिशा के ठीक लंबवत में जो क्षेत्रफल होगा उसको हम लोग अनुप्रस्थ काट कहते हैं।
अब इसकी दिशा हमको पता है कि लंबवत है, इसीलिए इसको एक सदिश राशि भी कहते हैं। ओके। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है n है, क्योंकि एकांक आयतन में उपस्थित संख्या n है। ठीक है ना। जब चालक के सिरों पर भी विभवांतर लगाते हैं, तब उसमें आई धारा, बड़ा ही आई लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आई धारा प्रवाहित होती है तथा उसमें उपस्थित, अब धारा प्रवाहित हो रही है इसका मतलब आवेश भी प्रवाहित हो रहे हैं। उपस्थित इलेक्ट्रॉन नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग vd से गति करते हैं। ओके। तो इसमें हम लोगों को क्या पता चल सकता है, देखिए हम इस फिगर से ये पता लगा सकते हैं कि अगर आवेश इस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, तो अगर हम ये पता लगा लें कि कितने आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, तो हमको धारा पता चल जाएगी, है ना। तो जैसे ही हम लोग ये पता लगाएंगे कि कितने आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, उसमें अपने आप vd आ जाएगा। और हमको यही तो करना है, धारा और vd में संबंध निकालना है। तो हम लोग केवल ये पता करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, वही धारा होती है, और उसमें vd आ जाएगा, तो हमको संबंध भी मिल जाएगा। ओके, एकदम इजी है। तो अगर हम लोग मान लें कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस सिरे से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, तो इस सिरे से dx दूरी आगे बढ़ा है किसी टाइम dt में। ओके, तो हम लोग लिखेंगे, माना एक इलेक्ट्रॉन dx दूरी चलने में dt समय लेता है, तब दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ओके, इसको बना सकते हैं इक्वेशन 1। अब अगर इलेक्ट्रॉन dt समय में dx दूरी चल दिया है, तो वो कुछ आयतन भी तय करेगा। क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई बराबर आयतन होता है, और यहाँ पे बेलन भी है, तो ये क्षेत्रफल है, चली गई दूरी इतना है, तो कुछ आयतन ये तय किया है। और अगर इतना आयतन तय करेगा, तो उसमें हमको अगर घनत्व तो पता है इलेक्ट्रॉन का, जो कि n है, तो हमको ये पता चल जाएगा कि इस पूरे आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, और जैसे ये हमको पता चलेगा, हमको आवेश पता चल जाएगा। तो वही काम हम लोग करेंगे। अतः इलेक्ट्रॉन द्वारा
dt समय में चला गया आयतन, क्योंकि वो सूक्ष्म दूरी चला है, dx दूरी चला है, तो आयतन भी सूक्ष्म आएगा। dv बराबर क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर a vd इंटू डी टी। ये हो गया समीकरण 2 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ओके, और इसको हम लोग बना सकते हैं समीकरण 2, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, dv आयतन में तथा dv आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगा, इतना आयतन गया है और एकांक आयतन में हमको पता है n इलेक्ट्रॉन है, तो इतने आयतन में कितने हो जाएंगे, n a v d इंटू डी टी। ओके, अतः dv आयतन में कुल आवेश सूक्ष्म आयतन है तो सूक्ष्म आवेश भी होगा n e a v d इंटू डी टी। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, जहाँ E बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इतने इलेक्ट्रॉन है तो उनका कुल आवेश कितना हो गया ये पता चल गया। परंतु हमको पहले से ही एक फार्मूला पता है, डी क्यू बराबर आई इंटू डी टी, क्योंकि आई बराबर डी क्यू बाई डी टी होता है। अतः इन दोनों इक्वेशन से देखा जाए तो डी क्यू बराबर इतना है, यानी कि अतः आई डी टी बराबर एन ई ए वी डी इंटू डी टी। डी टी से डी टी कट जाएगा, डी टी से डी टी कट जाएगा और हमको तुरंत ही रिलेशन मिल जाएगा, अर्थात I बराबर एन ई ए वी डी, यही रिलेशन है। ओके, अथवा एक और रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं, I बटा ए, जो कि J कहते हैं जिसको हम लोग, है ना, तो J इक्वल टू एन ई वी डी, चूँकि J बराबर I बटा ए, सदिश रूप में अगर लिखना चाहें तथा सदिश रूप में J बराबर एन ई वी डी। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों को ये पूरी तरह से क्लियर है। ओके, अब अगर हम लोग इसको समीकरण 2 बना दें तो यहाँ से हम लोग कई सारे संबंध और निकाल सकते हैं। वी डी का मान चलिए निकालना शुरू करते हैं। यदि चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परिमाण E हो तो Vd बराबर म्यू E हो जाएगा। ये फार्मूला हम लोगों ने गतिशीलता पढ़ते समय पढ़ लिया है।
जहाँ म्यू बराबर चालक की गतिशीलता, चालक की गतिशीलता। ओके, अतः समीकरण, इसको समीकरण 3 कर लीजिए। 2 तथा 3 से एक और रिलेशन मिल जाएगा हमको, आई बराबर एन ई ए म्यू ई। ओके, यह समीकरण धारा तथा गतिशीलता में संबंध दर्शाता है। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है कि गतिशीलता और धारा में संबंध निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? तो निकालने का तरीका आप लोगों को पता चल गया है। गतिशीलता में संबंध, यह समीकरण धारा तथा गतिशीलता में संबंध दर्शाता है। ओके, एक और संबंध हम लोग निकाल सकते हैं। एक क्या, कई सारे निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर इस E को विभवांतर से रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा V/L, तो वहाँ पर एक और संबंध मिल जाएगा हमको। और अगर यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर दें म्यू को टाउ वाले फार्मूले में, अगर तब्दील कर दें इसको कि श्रांतिकाल और म्यू में भी संबंध हम लोगों ने देखा था कि श्रांतिकाल पे डिपेंड कर रहा है, अगर यहाँ पे रख देंगे तो वो आई और श्रांतिकाल में भी संबंध दर्शाने लगेगा। तो इस तरह से ढेर सारे संबंध निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी अब हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग केवल इसको ध्यान में रखिएगा कि कई सारे संबंध यहाँ पे निकाल सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे हम लोग निकालेंगे भी, है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके।